नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश की महोन सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ से लगी मध्य प्रदेश के कई इलाकों से नक्सलवाद से ये इलाके प्रभावित रहे हैं, जहां एक साथ 17 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज प्रदेश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चला है और ये अब अभ्युदय मध्य प्रदेश है, एक नया मध्य प्रदेश है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिंहस्थ में शिप्रा जी के जल में स्नान करेंगे श्रद्धालु। जल संसाधन विभाग को बधाई। बड़ी चुनौती को स्वीकार और पूरा किया। 2026 कृषि को समर्पित करेंगे। सिंचाई का रकबा बढ़ाना, कृषि से रोजगार को बढ़ाना, निवेश सरल, तेज और प्रदेश। एमपी इन्वेस्ट पोर्टल 3.0 लॉन्च। मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरू। 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न। स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर किया 33%। मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का, टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम। नदी जोड़ो अभियान से नया युग शुरू। भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना उद्देश्य। 5 नवीन एयरपोर्ट का संचालन शुरू। निवेश के लिए संभाग स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु का सम्मानजनक नामकरण। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उचित उपचार दिलाने राहगीर योजना लॉन्च। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये बात साबित कर दिखाई है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। सरकार के 2 साल न सिर्फ कई काम हुए, बल्कि सत्ता पर काबिज सरकार ने वो सब कर दिखाया जो पहले नामुमकिन सा लग रहा था। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2024 बहनों के लिए रहा, वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार के लिए रहा। आने वाला वर्ष 2026 एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास किया जाएगा। सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का उद्देश्य इस साल है। पूरे देश में हमारा राज्य सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार के गठन के बाद जो काम हुए वो सबने देखे। 2 साल में क्या काम हुआ है और आने वाले 3 साल में क्या होगा, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार के ये 2 साल विकास और सेवा के रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। जब अपना स्थापना दिवस मनता है तो 1 दिन क्यों 3 दिन मनना चाहिए, और 3 दिन मने तो अपने कलाकार आनंद के साथ हो जाए। तो यहाँ विक्रमादित्य का महानाट्य भी होता और भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के 500 कलाकार भोपाल की, ये पहली बार हुआ। 18 पॉलिसियां फिल्म निर्माण से लेकर सभी प्रकार की। अभी बुंदेलखंड के अंदर राजगढ़ पैलेस में गए अपन, इतना गजब का स्थान है, ऐसा लगेगा कि कहां पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसे अगर उज्जैन में जाओगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल 50 साल से चलता था, महाराज बाग क्रमांक 1, 2, 3, आज वो 7 स्टार होटल हो गया टूरिज्म का। हमारी सारी टूरिज्म की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कहीं कलेक्शन आ रहा है तो अकेले उस हायर सेकेंडरी स्कूल में हो रहा। और टूरिज्म मिनिस्टर पूरे देश में आदर्श उदाहरण देते हैं कि अच्छा पैलेस कैसे बन जाता है हेरिटेज में, ये उदाहरण उनका बना है। जिस प्रकार से समय बदला है वो समय के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं कि हो क्या रहा मध्य प्रदेश। हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं। आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, और कंपोजिट यूपी और हमारा
6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं। 2 राज्य आगे बढ़ते थे। तो ये जो हमारा जो मुरैना का जो बीहड़ का जंगल है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज ये बदलते दौर में हमारी आने वाले समय के टारगेट भी बड़े हैं, लेकिन अभी बात नहीं करूंगा, बीते समय की बात करूंगा जब हमने अपने नामांतरण की नई पद्धति लगाई। ये भी पूरे देश में रेवेन्यू के लिए नई चीज हो गई। लगभग 1 करोड़ प्रकरणों का निराकरण कराया। और ई नामांतरण, जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे आपका प्रोसेस परवारे चालू हो जाएगी। पटवारी गिरदावर के पास चक्कर खाने की जरूरत नहीं। बंटवारा, नामांतरण, राजस्व ऑनलाइन निराकरण करने के लिए साइबर तहसील के आधार पर भारत सरकार ने पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया। 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी, ये हमने अपने धार्मिक नगरियों के प्रति ये जो प्रतिबद्धता बताई, विभिन्न लोक बना करके नर्मदा परिक्रमा के लिए परिक्रमा वासियों के लिए शेड बनाना, घाट बनाना, सभी प्रकार की सुविधा जुटाना। और चित्रकूट का धाम भी आनंद के साथ, आप बताइए, जन सहभागिता के आधार पर चित्रकूट का मुख्य मार्ग, जिसमें बड़े से बड़े संतों ने और सब लोगों ने अपनी सहभागिता देते हुए, जब अयोध्या अच्छा हो गया तो चित्रकूट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से ओरछा का राजा राम का भी आनंद अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब ये कई ऐसी योजना भी चालू की जिसके लिए एक बगिया मां के नाम, 2 एकड़ का खेत अगर आप अपना बनाने जाओगे तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी, क्योंकि जब नया बगिया बनाओगे तो शुरू में 2 साल आपकी खेतीबाड़ी बंद हो जाएगी। तो खेतीबाड़ी भी ढंग से व्यक्ति करता रहे, उसके बजाय उसके जीवन के प्रबंधन करते रहे। और जब बगिया तैयार हो जाएगी तो फल से उसका काम चलेगा ही से, तो आम के आम गुठली के दाम दोनों काम हो जाएंगे। हमारा पास व्यक्ति अपनी खुद का बगिया भी तैयार कर लेगा और अपना बगीचा भी तैयार हो जाएगा। इन 2 सालों में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। आइए जानते हैं। 42 दिनों में 42 नक्सलियों को किया ढेर। हमारे जवानों ने 42 दिनों में 42 नक्सलियों को ढेर किया। सीएम ने नक्सलवाद पर कहा कि गृह मंत्री ने नक्सलवाद के अंत की तारीख तय की थी। जब ये तारीख तय की गई तो मैं भी चौंकिया था, लेकिन आज ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाल आतंक का अंत हो रहा है। नक्सली मुठभेड़ में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का बलिदान सभी ने देखा। वे बहादुर अफसर थे। आज कई अफसर स्वयं बालाघाट की पोस्टिंग मांगते हैं और नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट तय करते हैं। नक्सल मुठभेड़ में जिन अधिकारियों ने बलिदान दिया उन सभी को सलाम। हमारे पुलिस बल ने कई नक्सलियों को ढेर किया। 42 दिन में 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 100 बड़े नक्सली मारे गए। अब हम सुरक्षा तंत्र मजबूत कर रहे हैं ताकि लाल आतंक का ये फन दोबारा न फैले। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-36 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया। हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25, 30, 40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ। ये दर्दनाक भी था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांगकर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे।
ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब समेकित रूप से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है कि आज वो इतनी बड़ी भयंकर चुनौती थी। मैं मान के चलता हूं विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा कोई काम है तो ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि एक साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो अभियान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ये प्रयास सफल साबित हुआ। हमारा पानी हमारी नदी की अवधारणा के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ दिया है। वहीं पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ दिया है। इस बार 2028 में होने वाले सिंहस्थ में शिप्रा नदी में शिप्रा के ही पानी से स्नान करने की व्यवस्था कर दी गई है। पहले 2016 में नर्मदा नदी के पानी से स्नान करवाया गया था, लेकिन उससे पहले हुए सिंहस्थ में किसी नदी का पानी उपलब्ध नहीं था और गंभीर नदी के पानी से साधुओं को स्नान कराया गया था। नदी जोड़ो अभियान की ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब दो राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहां तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया और 70,000 करोड़ ये सारे चीजों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी जो हमारा बुरहानपुर के बाद खंडवा, खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक
नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाए। आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिमस तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में। लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिमस्त हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया। तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम क्षिप्रा लिंक की योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में तो फिर तो ओंकारेश्वर नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुंभ सिंहस्थ तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिमस्त में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही मुंह से ही बोल रहा हूं। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब क्षिप्रा जी के जल से क्षिप्रा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। लेकिन एक चुनौती और थी कि क्षिप्रा जी का जल तो शुद्ध कर देंगे, लेकिन हमारी जो भौगोलिक रचना ऐसी कि इंदौर का बढ़ता हुआ भौगोलिक एरिया, लेकिन उसकी ढलान तो उज्जैन की तरफ थी। तो नर्मदा जी का पानी हो, क्षिप्रा जी का हो, गंभीर का हो, वो सब हमारा, जिसको हम खान भी कहते हैं, कान भी कहते हैं, उस नदी के माध्यम से पूरा गंदा पानी इंदौर का, सीवर का पानी उज्जैन आ जाता है। तो ऐसे में चुनौती ये थी कि वो पानी को शुद्ध कैसे रखें। तो इस बार ये भी एक अच्छा प्रयोग मिला कि जब हम बड़ी नदियों को राज्य के बाहर भी जोड़ने का अगर हम बड़ा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, जब यूपी के साथ केन बेतवा का बना रहे हैं, पार्वती काली सिंह चंबल के साथ राजस्थान का, या ताप्ती के साथ महाराष्ट्र का, तो एक राज्य के अंदर भी 2 नदी जोड़ो अभियान चलना चाहिए। तो एक राज्य के अंदर गंभीर और खान नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट बना, जिसके कारण से उज्जैन से लगभग 15 किलोमीटर दूर पानी को शिफ्ट करके डाउन स्ट्रीम में गंभीर की ऊपर गंभीर का डैम बनेगा, नीचे गंभीर का पानी सूखी नदी में जाएगा, तो वहां सिंचाई करके लोग उस पानी का किसान उपयोग करेंगे और ये गंदा पानी मिलने से क्षिप्रा जी का रुकेगा। ये प्रोजेक्ट भी इसी के माध्यम से, मौका पड़ेगा तो पत्रकार साथियों आपको लेकर के दिखाएंगे कि अंडर डक्ट बन करके 50 किलोमीटर नीचे बड़ा ट्रक अंदर से चला जाए, इतनी बड़ी टनल बनाना, उस टनल में नदी की धारा, ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ऊपर खेती नॉर्मल चल रही, लेकिन नदी की धारा नीचे जा रही है। तो ये भी अपने राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नदी से नदी जोड़ो अभियान में ये एकदम नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे नदी का मूल स्रोत अलग, बीच में टनल अलग, ऊपर खेती चल रही, तो 3 मंजिल पे काम हो रहा है। ये अपना एक नया प्रयोग, लेकिन इस पे भी हमारी सरकार ने काम किया है। भोपाल की पहचान GIS के रूप में बनी। सीएम ने कहा कि भोपाल में पहली बार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। छोटे छोटे शहरों में भी कॉन्क्लेव कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को देश का पहला PM मित्र पार्क मिला है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला विकसित हो चुकी है। आज भोपाल की पहचान GIS के रूप में भी बन रही है। भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था, और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद
हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूं ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूं, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 एनपीके, यूरिया, अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है। केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पे डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहे हैं और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहां लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूंगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइडल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के, और अगर ये विदेश में बनता तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है? बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे, एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, और अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा? तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी जैसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी? उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया, और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया। सबसे सस्ती बिजली एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश दे रहा है। राज्य में बिजली का लोएस्ट प्राइस उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 19 धार्मिक नगरियों में शराब बंद की है। मां की बगिया योजना के तहत 2 एकड़ का खेत विकसित करने पर सरकार 2 लाख रुपए दे रही है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं ये हो क्या रहा मध्य प्रदेश। हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया है, और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, और कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं, 2 राज्य आगे बढ़ते हुए। लाडली बहना योजना से मिल रहा लाभ। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भावांतर योजना और लाडली बहना योजना को और मजबूत किया जा रहा है। बहनों को अब हम हर महीने 1500 रुपए दे रहे हैं, और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लेखा जोखा पेश करने के बाद
ये भी कहा कि पहला वर्ष सिर्फ बहनों को समर्पित था और दूसरा वर्ष रोजगार और उद्योग को दिया गया और अब तीसरा वर्ष कृषि के साथ बाकी सभी सेक्टर को समर्पित किया जाएगा। 2024 में बहनों के लिए वो इस वर्ष समर्पित किया, ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 16 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ों की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। लेकिन इतना भी जानते हैं कि जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यही हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ा टारगेट है जब हम अपने किसानों की समृद्धि के लिए तीनों तरह से काम करेंगे। वो बागवानी के क्षेत्र में जाए, वो वार्षिक खेती उत्पादन में काम करे, सब्जी बाकी चीजों में, लेकिन मसाले की खेती भी करे, आयुर्वेदिक खेती भी करे। और उसी के साथ साथ जैसे मान लो ज्यादा प्याज आ जाए तो प्याज उसको फेंकना नहीं पड़े, तो इसलिए हम एरिया आइडेंटिफाई करके प्याज से पाउडर कैसे बनता है, लहसुन से पाउडर कैसे बनता है, तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियों को जोड़ करके उसकी प्रत्येक क्रॉप का दाम भी सही मिले और कठिनाई नहीं आए, इस पे भी काम करें। लेकिन ये बात भी सही है कि केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में ऑर्गेनिक का उपयोग जो होता है रासायनिक खादों का, हम ये दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश खासकर देश के अंदर भी सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है, जैविक खेती हो तो मध्य प्रदेश में होती है। तो हम इस पे भी समान रूप से काम कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन कैसे दें, उसकी जैविक खेती को प्रोत्साहन कैसे दें, इसके मार्केट कैसे डेवलप करें। और उसकी थोड़ी जांच का भी एक कमजोर पक्ष है कि वो बड़ा कठिन जाता है कि वो कह देता तो मानना पड़ता अपने को कि वो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसकी नीचे तक की जांच होकर के उससे बाजार मिले ताकि वो योग्य प्रकार से फसल का दाम ले। लेकिन ये भी बात सही कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम रोजगार परक सभी चीजों के साथ औद्योगिक निवेश के आधार पर, अधोसंरचना के आधार पर, जैसे हमने कहा कि अभी इसी साल मुझे लगता है कि हमने संकल्प पत्र में कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, वो तो हम दे दिए। लेकिन ये जो अभी हमारे पूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 55 जिले में आज की स्थिति में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि जिला स्थान पर मेडिकल कॉलेज आए और केवल मेडिकल कॉलेज जो हमारी एलोपैथिक नहीं आए, एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक भी आए। तो आयुर्वेदिक में वेलनेस के आधार पर हमारा चूंकि वनांचल का बहुत बड़ा इलाका है, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा इलाका है, तो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप हो, जो इलाज कराने के लिए देश दुनिया से हमारे यहाँ लोग आए। तो ये इनके लिए मूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाना, एविएशन की दृष्टि से भी उस पर काम करना, टूरिज्म के लिए जो बाकी चीजें हैं, ऐसे ओल्ड एज होम भी जैसे मथुरा में अच्छी स्कोप है, ऐसे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर हमारे में से कई लोग अपने जिंदगी के काफी समय यहां गुजारना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी हम ठोस काम कर रहे हैं, जिसमें ओरछा, दतिया, कटनी, मैयर की माताजी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे हर स्थान पर ये सारी संभावना लेके चल रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो हमारे परंपरागत कोर्स नहीं चलना चाहिए, परंपरागत तो चले, लेकिन परंपरागत के बजाय जिसमें अभी मैं जब गया था हैदराबाद तो हमने कहा कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड जितने कोर्स हैं नई टेक्नोलॉजी के, वो भी हमारे यहाँ खुलना चाहिए। तो अधिकतम नए से नए कोर्स खोल करके हमारी बौद्धिक क्षमता वाले लोग यहीं रुके, उनको रोजगार मिले, उनको बाकी अनुकूलता मिले, इस पर काम करें। लेकिन एक जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा था कि सड़कों के ऊपर गौशाला, मेरी खास करके जो गौमाता घूमती है, राष्ट्रीय राजमार्ग पे घूमती है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी नगर निगम हमारी है उन नगर निगम के अंदर 5000 से ज्यादा गौमाता रखने की गौशाला बनाने का काम भी हमने चालू किया। उसके कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा कि 9000 गौमाताएं आज हमारी
लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर में है। उज्जैन में जब मैं मुख्यमंत्री बना था उसके पहले से हमारी गौमाताओं के बलबूते पर मगरौला के पास की गौशाला में हर 2 दिन में, एक दिन में 2, 3, 4 गौमाताएं मर जाती थी। वो कठिनाई थी 150 गाय रखने में भी। आज की स्थिति में 3000 से ज्यादा गौमाताएं उस गौशाला में है। और कई सारे मेरे कांग्रेस के मित्र भी अब अपना जन्मदिन मनाने उस गौशाला में जाने लगे हैं। इंदौर का भी यही हाल हुआ है। हमने एक काम इसमें बड़ा अच्छा बदलाव किया, आपने अच्छा प्रश्न किया कि आमतौर पर ये गौशालाएं जो बनती है तो गौशालाओं में केवल हम सरकारी अमला रख दें, पैसा दे दें तो उससे काम नहीं चलता है। उसको एक तो थोड़ा मानवीयता के आधार पर जो हमारा प्राचीन समय का समाज है उसके आधार पर तो हमने संतों को जोड़ा। तो अगर गौमाताएं जहां इकट्ठी है तो वो सब एक साथ होने के बजाय बीमार को अलग रखो, जो अच्छी है उनको अलग रखो, जो बच्चे हैं उनको अलग रखो, जो दूध देने वाली उनको अलग रखो, बीमार हो तो दवाई देने का इंतजाम हो जाए, फिर प्रॉपर खान पान की जो खुराक की चिंता कर लें, सफाई की चिंता कर लें। तो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से केवल आपको बताना चाहूंगा 1000 गौमाता के भूसे और उनके साथ जो दाना पानी उनको खिलाते हैं केवल 2 व्यक्ति डाल के पूरा कर लेते हैं। कारण एक बड़ा टैंकर लगाया जिसमें कटा हुआ भूसा मिला हुआ बिल्कुल ड्रम के साथ जो अपना रेडीमिक्स कंक्रीट में रहता इस तरह का बाहर से बुला करके और पाइप के माध्यम से उसको भरने का काम करते हैं। तो ये जो कम मेहनत से ज्यादा गौमाता के खाने पीने की, साफ सफाई की प्रॉपर चिंता करने का प्रबंधन जो हुआ है, एक बार सब पद मित्रों को देखने भी ले चलेंगे। तो जो पहले आमतौर पर नगर पालिका का नियम था कि वो खिड़क बनाता, खिड़क मतलब वो कारावास में गाय बंद कर दी, छुड़ाने आएगा तो 2000 देना, 1000 देना। वो कौन छुड़ाने आ रहा है, किसको छुड़ाने से मतलब है। अपने घर में ये कठिनाई थी कि लोग रखते नहीं थे, सड़क पे छोड़ देते थे, और सड़क पे छोड़ दिया तो वो आफत समझ के रखते थे, पैसा भी जाता था लेकिन कोई देखने वाला नहीं। तो हमने हर गौशाला के साथ संतों को जोड़ा है। तो संत 2 संत 3 संत वहां रह करके पूरी सेवा करने के माध्यम से तो ये गौशाला बिल्कुल एक आधुनिक रूप में आ गई। ये बात सही कि जैसे धीरे धीरे और बनती जाएगी तो जितनी भी सड़क पे हम उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, जितनी और जो जिनको वास्तव में क्या हो गया, अब तो ये हो गया कि पहले भोपाल से उज्जैन के बीच की बहुत सारी गौमाताएं इसी बरसात में थी। अब जब हमारी गाड़ी जाती है पकड़ने तो घर वाले भी कहने लग गए कि नहीं, हम तो हमारे घर ले जा रहा है, हमको पहले कोई पकड़ते ही नहीं था तो वो छोड़ देते थे और कई बार वो गौमाताओं से एक्सीडेंट होते थे। आज अंतर पड़ गया और आने वाले समय हमने कहा कि आप अपने घर में भी रखो, बल्कि पंचायतों के अंदर तक भी हम 20 की जब 40 रुपया प्रति गौमाता का अनुदान देने लग गए तो लोगों को पुर भी जा गया, मतलब वो उनको खर्चा पुर रहा है कि भाई इसमें कोई परेशानी नहीं आई।